हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड इवनिंग। और आज का टॉपिक हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं मैनेजमेंट अकाउंटिंग, जिस जो एस वाई बी कॉम, एस वाई बैफ, एस वाई बी बी आई और एस वाई बी एम एस, ये चारों कैटेगरी के स्टूडेंट्स के लिए कवर हो जाएंगे। टॉपिक का नाम क्या है? एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। चैप्टर का नाम है एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। आज हम लोग स्टार्ट करें फर्स्ट लेक्चर से। टोटल मैं इसमें 4 सेशन लूंगा, जिसमें से पहला सेशन से ही आज का इंट्रो लेक्चर्स एंड फॉर्मेट भी पढ़ेंगे हम लोग एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट का। और यहाँ पे देखेंगे ये एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट का, इसके इंट्रो भी देखेंगे। आज इंट्रो और फॉर्मेट दो चीज आज कवर करेंगे, फिर 3 पार्ट रिमेनिंग करेंगे जिसमें हम लोग तीनों सम्स करेंगे तीनों पार्ट में, लेकिन तीनों का मेथड अलग अलग होगा। अब ये अलग अलग मेथड क्या, आइए डीप में हम लोग इसको जानते हैं ये टॉपिक है क्या। तो चैप्टर्स का नाम है एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। ये टॉपिक एनालिसिस करने की बात कर रहा है, इंटरप्रिटेशन करने की बात कर रहा है। इससे ये पता चल रहा है कि यहाँ पे 2 या 2 से ज्यादा डेटा होंगे तभी हम उन लोग को इंटरप्रिटेशन कर सकते। एनालिसिस का मतलब लास्ट ईयर का डेटा को देख के हम एनालिसिस करेंगे और अभी हम लोग इंटरप्रिटेट करेंगे। इसका मतलब आपने 12th में टॉपिक कर रखे थे, फाइनल अकाउंट बना रखे थे। यस बोलिए, फाइनल अकाउंट पढ़े थे ना? कितने अकाउंट प्रिपेयर करते थे वहां पे फाइनल अकाउंट में? ट्रेडिंग, नॉर्मली ट्रेडिंग, प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट। पार्टनर्स अकाउंट की बात नहीं कर रहा हूं मैं, नॉर्मली बोल रहा हूं। सॉल्ट ट्रेडिंग क्वेश्चन में 3, ट्रेडिंग, प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट। जी हाँ, वेरी गुड, एक्सेलेंट। तो 3 आपने कर रखा था। वहां पे आप जो फॉर्मेट करते थे वो हॉरिजॉन्टल फॉर्मेट में आप करते थे। यहां पे जो हम लोग सीखने वाले ये सारे वर्टिकल फॉर्मेट में सीखेंगे। यहां पे जो सीखने वाले ये सारे वर्टिकल फॉर्मेट में। हॉरिजॉन्टल फॉर्मेट क्या था? आइदर डेबिट आइदर क्रेडिट। एक साइड डेबिट लिखते थे, दूसरे साइड क्रेडिट लिखते थे। याद कीजिए, पर्टिकुलर्स अमाउंट अमाउंट पर्टिकुलर्स अमाउंट अमाउंट कॉपी कर देते। ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट, वो हॉरिजॉन्टल फॉर्मेट था। हम लोग यहाँ पे करेंगे वर्टिकल फॉर्मेट में। तो आइए थोड़ा सा हम डेफिनेशन, इसका इंट्रो देख लेते हैं। एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है? इंटरप्रिटेशन का जो मीनिंग आपको दिख रहा है ना, इंटरप्रिटेशन का मतलब होता है 2 डेटा या 2 से ज्यादा डेटा को इंटरप्रिएट करना बीच में। इंटरप्रिएट का मतलब, जैसे अगर मैं एक एग्जांपल लेता हूं इंटरप्रिएट का, आपके घर पे 2 भाई बहन रहेंगे। 2 भाई बहन जरूरी नहीं, 2 लोग रहेंगे और दोनों 8वीं कक्षा में है। ये दोनों 8th स्टैंडर्ड में बच्चे, दोनों 8th स्टैंडर्ड में। अब मुझे बताइए, अगर ये दोनों 8th स्टैंडर्ड में है, अब ये तो थोड़ी ना है कि इसकी जो परसेंटेज मार्कशीट पे जो रिजल्ट आएगा दोनों का सेम आएगा, बराबर आएगा। क्या ये जरूरी है क्या दोनों का बराबर आएगा? मे भी हो सकता है सीक्वेंस हुआ तो, लेकिन फिक्स तो नहीं है कि दोनों का बराबर आएगा। दोनों का डिफरेंट आएगा मार्क्स। जी हाँ, वेरी गुड। तो दोनों का डिफरेंस आएगा मार्क्स, बट कितना डिफरेंस आएगा हम अंदाजा नहीं लगा सकते। वो रिजल्ट आएगा तो ही हम पता कर सकते हैं कि इतना डिफरेंस आ रहा है। तो हम वो दोनों के बीच में अब ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या रीजन था कि एक का ज्यादा मार्क्स आ रहा है, एक का कम मार्क्स आ रहा है। तो उसको इंटरप्रिएट कर रहा हूं हम लोग, समझ रहे हो ना? इंटरप्रिएट का मतलब 2 चीजों, 2 डेटा रहेगा, उस 2 डेटा की हेल्प से हमें इंटरप्रिएट करके आगे इन फ्यूचर्स पे उसको कैसे अप्लाई करें, जिससे अपने को बिजनेस की बात करो, जिससे बेनिफिट हो और मोर देन प्रॉफिटेबल हो। जैसे आइए थोड़ा सा एग्जांपल देख लेते हैं, आपको आइडिया आ जाएगा। देखिए क्या लिखा है, मीनिंग ऑफ एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। सर इंटरप्रिटेशन हटा दिया। इंटरप्रिटेशन का सिंपल मीनिंग है 2 डेटा या 2 से ज्यादा डेटा रहेंगे तो उसकी हेल्प से इंटरप्रिएट कर सकता हूं वो 2 चीजों को। इंटरप्रिएट का मतलब लास्ट ईयर एंड करंट ईयर का परफॉर्मेंस देख के मैं पता कर लूंगा कि क्या एग्जैक्ट है, इंटरप्रिएट कितना हो रहा है। ठीक है, तो अभी देख लेते हैं हम लोग एनालिसिस करने वाले हम लोग। तो मीनिंग ऑफ एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ये हेडिंग हो गया। ठीक है, अब नीचे देखिए क्या लिखा है, द एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर अटेम्प्ट of determining significance and meaning of a financial statements data so that application of past performance
डेटा ऑफ पास्ट परफॉर्मेंस, ऑब्वियसली एनालिसिस का मतलब क्या, पास्ट परफॉर्मेंस और अभी का परफॉर्मेंस को देख के हम फ्यूचर वाला परफॉर्मेंस बता देंगे कि ज्यादा प्रॉफिटेबल होने वाला है या नहीं होने वाला है। फॉर एग्जांपल बच्चे देखिए, अगर मैं बात करूं, आप बिजनेस कर रहे हो, ट्रेडिंग बाइंग का बिजनेस कर रहे हो आप वो बिजनेस में 3-4 साल से कंटिन्यू कर रहे हो। अब आपको ये जानना है कि उसकी डिटेल मुझे जानकारी चाहिए, वो बिजनेस की जितने भी खर्चे हो रहे, जितने भी इनकम आ रहे, मुझे पूरा डिटेल चाहिए मेरे को। तो आप क्या कर सकते हो, एनालिसिस उसका करोगे, एक एक डेटा का बाइफरगेट करोगे। इससे आपका क्या होगा, अगर कोई चीज फालतू खर्चा हुआ होगा या कुछ ज्यादा खर्चा हो रखा होगा तो उसको आप कम कर सकते हो, जिससे आने वाले बिजनेस पे आपका इफेक्ट पड़ेगा, मोर देन प्रॉफिटेबिलिटी होने का चांसेस बढ़ेगा। तो आइए, ये टॉपिक का वही है, डेप्थ में पूरा चीज जो भी हम लोग कैलकुलेट करेंगे, डेप्थ में चीजें सीखेंगे। आइए देखते क्या है मीनिंग ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट डेटा सो मेड टू बी प्रोसेस। अब यहां पे हम लोग बात किए थे फाइनेंशियल स्टेटमेंट, आगे देखिए बच्चे, दैट एप्लीकेशन ऑफ पास्ट परफॉर्मेंस। ठीक है, पास्ट परफॉर्मेंस को देखते हुए ही हम लोग एनालिसिस कर सकते हैं, पास्ट परफॉर्मेंस अगर नहीं है तो हम एनालिसिस नहीं कर सकते। जैसे दूसरा एग्जांपल बच्चे, अगर आपको आपके मॉम डैड ना एक फ्लैट ले रहे 2 BH का, और आपकी एरिया में उसकी कॉस्ट है 80 लाख, कितनी, 80 लाख। तो हो सकता है आपकी एरिया से आगे वाले 2-4 गली छोड़ के हो सकता है वहां पे 79 लाख में भी मिलता हो, 78 लाख में मिलता हो। तो पहले बजट देखेगा, कौन सी एरिया पे क्या कितने में फ्लैट मिल रहा है और मेरी बजट कितनी है, समझ रहे हो ना, बजट कितनी उसके हिसाब से लेंगे। या तो अगर आपके मॉम डैड अगर एक घर बनाना चाहता हो, जमीन पे, लैंड पे अगर हाँ जमीन पे ही बनता है घर, तो लैंड पे अगर जमीन बनाना चाहते हो तो पहले उसका बजट निकालेगा कि कितने में वो घर बन जाएगा। यस है ना, पहले उसका बजट निकालेगा कि कितने में बन जाएगा ये घर, कोटेशन पहले वो घर का निकालेगा कि कितने में बनेगा। तो पहले एनालिसिस करेगा कि इसके पिछले कोई और घर बना था ऐसे इस डिजाइन का, जैसे आपके मोहम डैड चाहते रहेंगे, जैसे आप चाहते रहेंगे। तो आप क्या करोगे, अगर बना था वैसा ही घर तो आप पहले उस घर से एनालिसिस करोगे, अभी अपने घर से। तो एनालिसिस का मतलब क्या, अब पिछले उसमें कितना लगा था, पहले जो बन रखा था इतना रुपया लगा था, तो ये अभी भी इतना ही लगेगा, बस अप्रॉक्स, हो सकता है थोड़ा ज्यादा हो थोड़ा कम लगेगा। तो एनालिसिस का मतलब पास्ट परफॉर्मेंस को देख के ही एनालिसिस कर सकते हैं। एंड फोरकास्ट में बी मेड द प्रोस्पेक्टस ऑफ फ्यूचर्स अर्निंग। देखिए ये हम लोग क्यों करते हैं, फ्यूचर्स अर्निंग के लिए। ऑब्वियसली अगर हम एनालिसिस करूं, और एनालिसिस में कोई भी बिजनेस में अगर प्रीवियस टाइम पे लास्ट ईयर में मैं ज्यादा पैसे खर्चा कर रखा हूं, कोई भी गुड्स के ऊपर, कोई किसी को सैलरी ज्यादा दे रखा हूं, कोई हम जो रॉ मटेरियल से फिनिश गुड्स पे बनाते हैं प्रोडक्ट के ऊपर कुछ खर्चा ज्यादा कर रखा हूं, तो वो खर्चा को सेविंग कर सकता हूं, बचा सकता हूं, कम कर सकता हूं, इससे मेरे फ्यूचर्स पे अर्निंग होगा। अगर कोई भी रॉ मटेरियल की प्रोडक्ट में ज्यादा अगर एक्सपेंसेस लगा रहा हूं और वो प्रोडक्ट में एक्सपेंसेस कम कर दूं, तो कम कर दूं तो ऑब्वियसली कॉस्ट कम हो जाएगा, प्रॉफिट ज्यादा हो जाएगा। राइट, आगे बढ़ते हैं। एबिलिटी टू पे इंटरेस्ट एंड डेट मैच्योरिटीज, प्रोबेबिलिटी ऑफ साउंड डिविडेंड पॉलिसी, सॉल्वेंसी पोजीशंस एंड प्रॉफिटेबिलिटी, ये सब का भी वही सेम मीनिंग है बच्चे, हम लोग एनालिसिस करके इन फ्यूचर्स में प्रॉफिटेबिलिटी ही बढ़ाना है ये टॉपिक में। तो एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है, एनालिसिस हम लोग लास्ट ईयर के डेटा से करेंगे, पास्ट ईयर का डेटा से करेंगे। इंटरप्रिटेशन का मतलब दो या दो से ज्यादा डेटा को मिक्सअप करेंगे। जैसे अभी आपने हम लोग घर का एग्जांपल लिए, तो लास्ट वाले घर जो बन रखा था वही डिजाइन में और वही डिजाइन में अभी बना रहे हो, तो आपने कंपेयर किया ना दो घर, एक लास्ट और एक अभी, तो उसको हम लोग इंटरप्रिटेशन भी बोल सकते हैं। राइट, राइट, आगे बढ़, हाँ हो सकता है लास्ट ईयर में वो एनालिसिस करते टाइम लास्ट ईयर में जो खर्चा हो सकता है, कुछ ऐसे भी खर्चा हो जो एक्स्ट्रा हुआ हो, जो होना अगर नहीं भी होता वो खर्चा, वैसे खर्चा तो भी घर अच्छे खासे बन जाता, कोई असर कुछ प्रॉब्लम ही नहीं होता। तो वो आप बता सकते हो ये कैसे पॉसिबल है। इफ यू पॉसिबल दैट्स यू विल कैन एनालिसिस, अगर आप एनालिसिस करोगे कर पा सकते हो, कर पा सकते हो, क्या करना ही पड़ेगा, तो आपको जाके फ्यूचर्स में प्रॉफिटेबल होगा। राइट, तो ये टॉपिक का ही है, डेप्थ में एक एक पॉइंट, एक एक गुड्स, एक एक आइटम हम डेप्थ में देखेंगे। वेज फॉर्मेट, वर्टिकल फॉर्मेट, जी हाँ फ्रेंड्स। देखिए, बिकॉज फाइनेंशियल स्टेटमेंट डोंट कन्वे इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग
trend profitability, obviously trend profitability and earning capacity etc. By itself the concern has analyzes the financial statement with the help of different tools. अब ध्यान से सुनिएगा, ये जो एनालिसिस करने वाले हम लोग, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन जो करने वाले, इसको करने के लिए तरीका अलग अलग है। जैसे फ्रेंड्स, अगर मैंने पहले भी एग्जांपल कई बार दे रखा हूं, अगर आपको फ्लैट में जाने के लिए दो ही ऑप्शन हो सकते हैं आपके पास। आप अगर अपने विंग में अगर 5th फ्लोर पे रहते होंगे, आप अगर 15th फ्लोर पे रहते होंगे, 15th पे तो थोड़ा पॉसिबिलिटी कम है सीढ़ी से जाना, लेकिन जा सकते हो। 5th फ्लोर पे रहते होंगे आप, दो पॉसिबिलिटी, या तो आप सीढ़ी से चढ़ के जाए या तो आप लिफ्ट से जा सकते हो। तो देखिए दोनों का मोटिव चढ़ना अलग अलग है, बट इरादा एक ही जगह पहुंचना है, समझ रहे हो ना। तो इसको भी हम लोग एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन करेंगे लास्ट ईयर की डेटा से, बट करने का मेथड्स अलग अलग है, जिसमें से पहला मेथड आता है ट्रेंड एनालिसिस फ्रेंड्स। इसमें ये पहला मैंने लिखा है कॉम्परेटिव स्टेटमेंट कॉमन साइज, ये आ जाएगा आपका सेकेंड और ये आ जाएगा आपका थर्ड। फर्स्ट क्या आ जाएगा? ट्रेंड एनालिसिस, ट्रेंड एनालिसिस, ट्रेंड एनालिसिस, ट्रेंड एनालिसिस। फर्स्ट टाइप क्या आ जाएगा? ट्रेंड एनालिसिस। ट्रेंड एनालिसिस जिसको हम लोग परसेंटेज भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट टाइप हम लोग ट्रेंड एनालिसिस पे निकालेंगे, सेकेंड मेथड से हम लोग सॉल्व करेंगे कॉम्परेटिव स्टेटमेंट, और थर्ड हम लोग मेथड अप्लाई करेंगे, थर्ड टूल्स अप्लाई करेंगे कॉमन साइज स्टेटमेंट। अब ध्यान से सुनिएगा, ये तीनों मेथड निकालने का जरिया अलग अलग है, लेकिन मोटिव एक है। अब ध्यान से सुनिएगा दूसरी बात, अब ये तीनों करने के लिए, सर ये सब ठीक है, करने के लिए कितनी, ये टॉपिक ऐसे है आपका, ये सबसे मतलब सबसे नहीं बोल सकता बट बड़ा टॉपिक है कंपेयर टू आप जो बाकी टॉपिक पढ़ने वाले, ये सबसे वहां पे ये चैप्टर्स बड़े मतलब ज्यादा कवर करेंगे आपको, ठीक है। तीन टाइप है एग्जाम में, आपको तीन टाइप में, कोई दो टाइप के एग्जाम में क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, बट कौन सा पता नहीं, तो तीनों करके जाना पड़ेगा आपको। पहला कौन सा? ट्रेंड एनालिसिस, जिसको हम लोग परसेंटेज मेथड भी बोल सकते हैं, दूसरा कॉम्परेटिव स्टेटमेंट, तीसरा कॉमन साइज। अब इसमें दो, ये तीनों में दो ही चीज पूछेंगे। दो चीज क्या पूछेंगे? एक तो आपका रेवेन्यू स्टेटमेंट पूछने वाले, रेवेन्यू स्टेटमेंट, और दूसरा आपका बैलेंस शीट पूछेंगे। रेवेन्यू स्टेटमेंट क्या है? तो रेवेन्यू स्टेटमेंट में आपने 12th में दो चीज पढ़ रखे थे फ्रेंड्स, ट्रेडिंग अकाउंट, और दूसरा आपने पढ़ रखे थे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो ये दोनों को कॉम्बिनेशन करके मिलाएंगे और इसको हम लोग बोलेंगे यहाँ पर रेवेन्यू स्टेटमेंट। ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस को मिक्सर करेंगे, मिलाएंगे और उसको बोलेंगे रेवेन्यू स्टेटमेंट। और ये वर्टिकल फॉर्म में पढ़े थे हम लोग, ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस आप जो पढ़े थे 12th में वो हॉरिजॉन्टल फॉर्मेट था। हम लोग जो रेवेन्यू स्टेटमेंट करेंगे ये वर्टिकल में रहेगा, बट क्या रहेगा आप देख लीजिए, फॉर्मेट आपको आता है, बस कुछ चीजें मुझे और एक्सप्लेन करना है बाइफर में, क्योंकि डिटेल हम लोग यहाँ पे देखने वाले, मोस्टली चीजें आपको आता रहेगा पहले से, बस जो हॉरिजॉन्टल था वो वर्टिकल में कन्वर्ट हो गया। तो ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस को दोनों को मिला के क्या बन गया? बताइए क्या बन गया? रेवेन्यू स्टेटमेंट। रेवेन्यू स्टेटमेंट को हम लोग इनकम स्टेटमेंट भी बोल सकते हैं, रेवेन्यू स्टेटमेंट को हम लोग इनकम स्टेटमेंट बोल सकते हैं, और दूसरा है बैलेंस शीट। अब ये तीनों मेथड में ना, तीनों मेथड में दो क्वेश्चन पूछेंगे, या तो वर्टिकल रेवेन्यू स्टेटमेंट या तो बैलेंस शीट, या तो दोनों पूछ सकते हैं। तो इसमें तीनों में आएगा, इसमें वर्टिकल रेवेन्यू स्टेटमेंट या बैलेंस शीट पहला में पूछ सकता है, दूसरा में भी वर्टिकल रेवेन्यू या बैलेंस शीट, तीसरा में भी वर्टिकल रेवेन्यू बैलेंस शीट। तो तीनों में कॉमन क्या है? आपका जो फॉर्मेट आप पढ़ोगे वो तीनों के लिए सेम अप्लाई होगा, बट इसकी जो परसेंटेज हम लोग तीनों का निकालेंगे ये अलग अलग होगा। तो सर ये परसेंटेज क्या है? ध्यान से अभी स्टार्ट किए, धीरे धीरे अभी तीनों में चलेंगे, तो अब इसकी परसेंटेज क्या ये भी देख लेंगे। बट फॉर्मेट अगर आपको ये चैप्टर्स आ गया ना, फॉर्मेट ये चैप्टर्स का आ गया ना, आप समझ लीजिए चैप्टर्स पूरा नल लगेगा, एकदम इजी लगेगा आपको, फॉर्मेट आ गया तो। और फॉर्मेट सिंपल है, बहुत सिंपल है, अभी फॉर्मेट ही करवा रहा हूं मैं, ठीक है। तो ये तीनों के लिए, अब सर इसमें तीनों के लिए अलग अलग से करना पड़ेगा क्या? इसकी फॉर्मेट अलग, इसकी अलग, इसकी अलग, नहीं, फॉर्मेट सेम है, फॉर्मेट सेम है। कैलकुलेट करने का परसेंटेज का फॉर्मूला अलग अलग है, बट फॉर्मूला एकदम एक एक फॉर्मूला फ्रेंड्स। ट्रेंड का एक फॉर्मूला दूंगा, इसका एक और इसका एक, मतलब टोटल 3 फॉर्मूले। मेन इंपॉर्टेंट यहां पे ये है कि फॉर्मेट आनी चाहिए आपको। तो पार्ट 1 वाला लेक्चर आप कहीं पे भी मिस मत कीजिएगा, पहले फॉर्मेट अच्छे से कर लीजिएगा, चैप्टर्स इधर ही आ जाएंगे आपको।
फिर बाकी हम लोग पार्ट 2 पार्ट 3 पार्ट 4 जो हम लोग चलने वाले उस पे तो सम्स हम लोग प्रैक्टिस करेंगे, बट सम्स आपको कब समझ में आएगा, जब फॉर्मेट आपको अच्छे से आएंगे, और फॉर्मेट आ गया सम्स आपको ऑटोमेटिक आ जाएगा, गारंटी है। तो चलिए हम लोग एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट का इंट्रो देख लिए। क्वेश्चंस कैसे पूछेंगे आपके, क्वेश्चंस आपके कैसे पूछेंगे और अपने को सॉल्व कैसे करना है। तो क्वेश्चंस दे रखा होगा फ्रेंड्स, क्वेश्चंस दे रखा होगा डेटा के फॉर्म में, डेटा दे रखा होगा क्वेश्चंस का, ऊपर लिख देगा ओल्ड बैलेंस शीट या ओल्ड मतलब लास्ट ईयर का कुछ डेटा का इंफॉर्मेशन दे देगा, लास्ट बैलेंस शीट। तो अपने को जो भी परसेंटेज कैलकुलेट करना है करंटली, ये क्वेश्चन में गिवन रहेगा। जैसा 2012-13 का डेटा है तो 2012-13 का अपने को क्या फॉर्म पूछा, कॉम्परेटिव बोला है, कॉमन साइज बोला है कि ट्रेंड बोला है, तो वो अपने को सॉल्व करके दिखाना पड़ेगा, पर तीनों का फॉर्मेट सेम है। तो आइए पहले हम फॉर्मेट देख लेते हैं, जो कि बहुत 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 इंपॉर्टेंट है फॉर्मेट फ्रेंड। तो आइए हम अब फॉर्मेट के ऊपर चलते हैं, फॉर्मेट में क्या है ये देख लेते हैं। तो आइए अब ये स्क्रीन पे आपको फॉर्मेट दिखता होगा, वर्टिकल्स स्टेटमेंट्स की फॉर्मेट दिखता होगा फ्रेंड्स, वर्टिकल्स रेवेन्यू स्टेटमेंट, जिसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, वर्टिकल इनकम स्टेटमेंट भी बोल सकते हैं, यस या नो। इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, वर्टिकल रेवेन्यू को हम लोग इनकम भी बोल सकते हैं फ्रेंड्स, इनकम भी बोल सकते हैं, इनकम भी बोल सकते हैं, ठीक है। ऐसा रहेगा वर्टिकल रेवेन्यू स्टेटमेंट। मैंने पहले ही बोला ये वर्टिकल फॉर्मेट में हम लोग करने वाले, ठीक है। अब ये फॉर्मेट भी आपको बहुत ही सिंपल लगेगा, आज ये स्टार्ट करते हैं। मैंने बोला वर्टिकल रेवेन्यू स्टेटमेंट, ये अमाउंट का कॉलम आपको भी नहीं समझना, ठीक है, ये अमाउंट का कॉलम रहने दीजिए। जब मैं सम्स करवाऊंगा तो वहां पे आपको ये अमाउंट्स फर्स्ट में कब लिखना है, सेकंड में कब लिखना है, थर्ड में कब लिखना है, वो क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो ये इस पे आप कंफ्यूज मत होइएगा, ये अमाउंट के कॉलम में अभी हम लोग केवल फॉर्मेट पे ध्यान दे रहे। जब सम्स करेंगे तो ये वाला आपके कॉलम्स भी अच्छे से आ जाएंगे, ठीक है। तो आज ये फॉर्मेट में मैंने ये फॉर्मेट के लिए आपको दो चीज अभी आपको बताया, क्या था दो चीज। मैंने बोला आप ये चीज, ये काय का फॉर्मेट देख रहे हो आप, वर्टिकल रेवेन्यू स्टेटमेंट का फॉर्मेट, और ये दो चीजों से मिलकर बना होता है, एक तो ट्रेडिंग अकाउंट, बोले एक कौन से अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट एंड बैलेंस शीट, सॉरी बैलेंस शीट नहीं आएगा, प्रॉफिट एंड लॉस होगा, सॉरी बैलेंस शीट के लिए अलग से फॉर्मेट है बच्चे, मैंने बैलेंस शीट नहीं आएगा, ट्रेडिंग, और दूसरा मैंने क्या बोला आपको, प्रॉफिट एंड लॉस। ये वर्टिकल रेवेन्यू स्टेटमेंट ये दोनों चीजों से मिलके बना होता है, ये दोनों चीजों से मिलके बना होता है, ठीक है। तो वर्टिकल रेवेन्यू स्टेटमेंट दो चीजों से बनके होता है, ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस, और ये दोनों को मिक्स कर देंगे तो क्या बन जाएगा, वर्टिकल रेवेन्यू स्टेटमेंट, आल्सो कॉल्ड वर्टिकल इनकम स्टेटमेंट। तो आ जाइए, आज कीजिए आप हॉरिजॉन्टल फॉर्म में ट्रेडिंग अकाउंट में, ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट डेबिट दो साइड लिखते थे, आज कीजिए आपका जो फॉर्मेट होता था ना, फॉर्मेट आपको मैं दिखा देता हूं, हॉरिजॉन्टल आपने ऐसे बनाते थे ट्रेडिंग अकाउंट का, आज कीजिए ऐसा ही था ना फॉर्मेट फ्रेंड्स, ऐसा ही था ना। ये साइड आप डेबिट लिखते थे, यहाँ पे पर्टिकुलर्स होता था, ये रुपीस होता था, ये पर्टिकुलर्स होता था, ये अगेन रुपीस होता था, और ये क्रेडिट होता था, ये अगेन क्या होता था, क्रेडिट होता था। अब ध्यान से सुनिएगा, ये फॉर्मेट को ना क्या कीजिएगा, ये देखिए हॉरिजॉन्टल है ना, इसको वर्टिकल करना है तो इसको घुमा दीजिए, तो इसको जब ऐसे घुमाएंगे ना तो ये जो क्रेडिट दिख रहा है ना ये ऊपर हो जाएगा, और डेबिट जो दिख रहा है ये नीचे हो जाएगा। देखिए ना, ये फॉर्मेट ऐसा था, ऐसा था, इधर क्या था डेबिट, इधर क्या था क्रेडिट, इसको ऐसे घुमाइए घुमाइए ऊपर, तो ये क्रेडिट ऊपर चला जाएगा, डेबिट नीचे आ जाएगा, इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, वर्टिकल फॉर्मेट। तो क्रेडिट ऊपर चला जाएगा और डेबिट नीचे आ जाएगा। अब बताइए, पहले हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट से स्टार्ट करेंगे, बिकॉज वर्टिकल रेवेन्यू स्टेटमेंट है जिसमें दो चीजों से मिलकर बना है, ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस। तो पहले ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट वाला आइटम लिखेंगे, क्रेडिट में तो बताइए क्या लिखते थे, याद कीजिए 12th में क्या लिखते थे, याद कीजिए, सेल्स, वेरी गुड एक्सेलेंट। तो पहले हम लोग क्या लिखेंगे फॉर्मेट में, क्रेडिट साइड पे ट्रेडिंग अकाउंट, क्रेडिट सेल्स, तो यहाँ पे ट्रेडिंग नहीं बोलना पड़ेगा क्योंकि ये वर्टिकल फॉर्मेट है, आपको समझाने के लिए हम वो बातें बोल रहे हैं। सेल्स, सेल्स में कितने चीजें आएंगे, दो, कैश और दूसरा क्या आएगा, क्रेडिट। सेल्स कितने टाइप हो सकते, दो ही, कैश क्रेडिट, और अगर रिटर्न हुआ, सेल्स रिटर्न हुआ तो हम लोग क्या करेंगे, सेल्स रिटर्न, आल्सो कॉल्ड, इसको रिटर्न इनवर्ड भी बोलेंगे फ्रेंड्स, क्या बोलेंगे, इनवर्ट।
सर इनवर्ड को कैसे याद रखे? तो देखिए सिंपल लॉजिक है, सेल्स करता हूं ना, सेल्स का मतलब मेरे पास सामान आएगा कि जाएगा? बताइए, गुड्स जाएगा मेरे से, गुड्स जाएगा तो सेल्स कर दिया, सामने वाले ने पार्टी लिया, पार्टी को खराब निकला, मेरे को वापस भेज दिया, भेजेगा कि नहीं? देखिए मैं ये पेन बेचता हूं, मैं आपको पेन दिया, आप पेन घर पे लेके गए, खराब निकला, मैंने सेल्स कर दिया, आपने खरीद लिए, खराब निकला, कल मुझे रिटर्न करने आओगे तो मेरे लिए क्या हो जाएगा? इन आ गया ना, मैंने आउट सेल तो किया था लेकिन फिर से आ गया, तो इन का मतलब समझ गए रहेंगे, तो इनवर्ड, इनवर्ड का मतलब पहले सेल्फ, अब आया तो इनवर्ड, ये बेसिक्स है, आपने 12th में कर रखे होंगे। चले तो सेल्स में बताइए दो चीजें, क्या आएगा? कैश, क्रेडिट, जी हाँ, और अगर कुछ रिटर्न रहा तो क्या करेंगे? सेल्स रिटर्न या रिटर्न इनवर्ड, एक्सेलेंट। अब उसके बाद हम लोग लिखेंगे लेस कॉस्ट ऑफ सेल्स। ये कॉस्ट ऑफ सेल्स कहां से होएगा सर? तो अब ध्यान से याद कीजिए, आप ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट वाला आइटम हम लोग जो कॉपी करने वाले अभी, ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट वाला आइटम, तो ये कॉस्ट ऑफ सेल्स आपको जो दिख रहा है ना फ्रेंड्स, ये कॉस्ट ऑफ सेल्स आपको जो दिख रहा है ये कहां का है? ये ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड का आइटम है। मैं इसको लिख देता हूं, ये कॉस्ट ऑफ सेल्स, आपको समझने के लिए लिख रहा हूं। जी हाँ, ये ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड वाला आइटम है, ठीक है, ये ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड। याद कीजिए सर, तो इसको लेस क्यों किए? भाई ये वर्टिकल में कर रहा हूं, ये डेबिट साइड है, तो क्रेडिट से तो माइनस ही होगा ना, वर्टिकल में कर रहा हूं तो माइनस होगा। याद कीजिए, आप जब फॉर्मेट बनाते थे, ये बनाते थे कि नहीं आपने? डेबिट क्रेडिट पर्टिकुलर रुपीज, फिर टोटल नहीं करते थे आप ऐसा ऐसा करके, लास्ट में करते थे ना अमाउंट कॉलम टोटल, क्रेडिट बड़ा आता था तो क्रेडिट में लिखते थे, फिर यहाँ पे लिखते थे, फिर बैलेंसिंग यहाँ पे कैसे लिखते थे? ये बैलेंसिंग कैसे मिलता था? ये डेबिट को माइनस करके ही मिलता था। तो कॉस्ट ऑफ सेल्स कहां पे मिलता है? ट्रेडिंग डेबिट, तो ट्रेडिंग डेबिट को माइनस करते थे ना, इसलिए यहाँ पे लेस लिखे हम लोग, ठीक है ना? तो लेस क्या हो जाएगा? कॉस्ट ऑफ सेल्स, और कॉस्ट ऑफ सेल्स का मतलब ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड। बताइए ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड पे फॉर्मेट क्या आता है? तीन तो मेन है, एक ओपनिंग स्टॉक, एड परचेज, परचेज रिटर्न रहा तो परचेज रिटर्न करेंगे, और एड एक्सपेंसेस। जितने भी ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड, जितने भी ट्रेडिंग, मैन्युफैक्चरिंग, रॉ मटेरियल को बनाने के लिए, गुड्स को बनाने के लिए जितने भी खर्चा हो रखा है, ये सारे हम लोग एड एक्सपेंसेस में ऐड कर देंगे। एग्जांपल, पावर एंड फ्यूल, वेजेस, गैरेज इनवर्ट, फैक्ट्री रेंट, फैक्ट्री इंश्योरेंस, इंपोर्ट ड्यूटी, ऑक्ट्राय ड्यूटी। यस फ्रेंड्स, तो ये सारे को हम लोग क्या कर देंगे? लेस कर देंगे, ठीक है। तो आपको ये पहले फॉर्मेट आपको लिखना है, सर अमाउंट पे आप ना जाइए, अमाउंट हम सारे आपको डिटेल में पढ़ाएंगे, अमाउंट पे हम सारे आपको डिटेल्स पे पढ़ाएंगे, ठीक है। तो आप अमाउंट पे अभी फिलहाल ना जाइए। चलिए अब मैं आगे बढ़ रहा हूं नेक्स्ट, उसके बाद चलिए पहले हम लोग क्या बोले? सेल्स, सेल्स कितने टाइप है? बोलिए मेरे साथ साथ, रिपीट कीजिए ना। यस, कैश, क्रेडिट, और अगर सेल्स रिटर्न हुआ तो सेल्स रिटर्न कर देंगे, जिसको हम लोग रिटर्न इनवर्ड भी बोलेंगे। फिर हम लोग लेस करेंगे कॉस्ट ऑफ सेल्स, जो हेडिंग होगा ये मेरा, वेरी गुड। उसके अंदर क्या आ जाएगा? एड ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक एड परचेस, अगर रिटर्न रहा तो लेस परचेस रिटर्न, और ये आउटवर्ड हो जाएगा, जैसे इन हुआ था सेल्स का तो परचेज का आउट, और जितने भी ट्रेडिंग के डेबिट का एक्सपेंसेस जो दे रखा होगा वो सारे एक्सपेंसेस को ऐड कर देंगे, और लास्ट में हम लोग माइनस करेंगे क्लोजिंग स्टॉक। लास्ट में हम लोग क्या माइनस करेंगे फ्रेंड्स? क्लोजिंग स्टॉक लेस करेंगे, तो मिलेगा क्या? ग्रॉस प्रॉफिट। क्या मिलेगा? ग्रॉस प्रॉफिट। तो ग्रॉस प्रॉफिट कैसे मिला? तो मैं बोलूंगा सेल्स लेस कॉस्ट ऑफ सेल्स, सेल्स में से हम लोग ऊपर में से, ये सेल्स में से लेस हम लोग कॉस्ट ऑफ सेल्स किया तो ये ग्रॉस प्रॉफिट मिला। हाँ, ये सब हम लोग करेंगे। अमाउंट कैसे करेंगे आप कंफ्यूज मत होइए, पहले हेडिंग क्या लिखा? सेल्स, उसके अंदर बोलिए क्या आएगा? कैश, क्रेडिट, रिटर्न, फिर लेस कॉस्ट ऑफ सेल्स। कॉस्ट ऑफ सेल्स का मतलब जितने भी ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड वाले जो एक्सपेंसेस दे रखा होगा सारे कॉपी कर देंगे, जैसे ओपनिंग स्टॉक एड परचेज, परचेज रिटर्न रहा तो माइनस करेंगे, एड ऑल एक्सपेंसेस फैक्ट्री, फिर क्या मिल जाएगा? ग्रॉस प्रॉफिट। जहां ग्रॉस प्रॉफिट खत्म हुआ ट्रेडिंग का काम खत्म हुआ, लेकिन हम लोग क्या पढ़ रहे? रेवेन्यू स्टेटमेंट। हम लोग क्या पढ़ रहे? रेवेन्यू स्टेटमेंट। तो ट्रेडिंग का काम खत्म हुआ है ना, पीएनएल तो बाकी है ना, क्योंकि दोनों से मिलके बना है ना। मैंने देखिए ना बोला ना, ट्रेडिंग और पीएनएल को मिलके बना होता है रेवेन्यू स्टेटमेंट।
समझ में आ रहा है ना। तो ट्रेडिंग हुआ, प्रॉफिट एंड लॉस तो बाकी है, तो ये कंटिन्यू फॉर्मेट है, ये दूसरे पेज पे आपको मिलेगा, लेकिन ये कंटिन्यू है। ये देखिए ग्रॉस प्रॉफिट लेस करेंगे, ग्रॉस प्रॉफिट का जो भी अमाउंट, सपोज यहाँ पे 60,000 रुपया आया है, तो और जो भी लेस होगा ऑपरेटिंग एक्सपेंस का कितना है 5,000, तो 60 में 5 माइनस हो जाएगा। एग्जाम्पल बोल रहा हूँ, अमाउंट जाने दीजिए, अमाउंट हम बाद में करेंगे ये सब। तो हम लोग ग्रॉस प्रॉफिट का जो भी रुपया आएगा उसमें हम लोग लेस करेंगे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। और ये ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कहां पे मिलेगा? अब ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस जैसे आगे आप समझ लेना, पीएनएल अकाउंट हम लोग चालू कर लिए, आपको समझना है दिमाग में बैठाने के लिए, क्योंकि आपने 12th पढ़ रखे, बस उसी के फॉर्मेट पे करेंगे तो आपको दिमाग में तुरंत कैचअप होगा। समझ में आ रहा है ना। तो जैसे ऑपरेटिंग एक्सपेंस आ जाएगा पीएनएल डेबिट पे। अब ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस पे क्या होगा? पीएनएल अकाउंट के जितने भी डेबिट आइटम आपने लिख रखा है। अब सर लेस क्यों किए इसको? कुछ बच्चे को ये भी डाउट होगा, लेस बताइए, डेबिट वाला हम कॉपी कर रहा हूं, तो जो भी डेबिट जब कॉपी करूंगा ना तो लेस हो जाएगा, सिंपल, ठीक है ना। जैसे डेबिट हम लोग करेंगे तो सीधा लेस हो जाएगा। तो लेस ऑपरेटिंग एक्सपेंस हम लोग कर रहे हैं। बता, ऑपरेटिंग एक्सपेंस मतलब पीएनएल अकाउंट के डेबिट साइड पे नॉर्मली 4 चीजें आते हैं, 4 चीजें एक्सपेंसेस है। ऐसा नॉर्मली 3 ही है, बट एक मैंने एक्स्ट्रा ले रखा है, डेप्रिसिएशन। अगर आप वो ना भी लिखो तो भी चलेगा, आपका स्टैंडर्ड फॉर्मेट में 3 चीजें आपको करना है। पहला ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव का खर्चा हो सकता है, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव का खर्चा हो सकता है। दूसरा आप सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कर सकते हो। तीसरा आप फाइनेंस का खर्चा कर सकते हो। बस बेसिकली आपको 3 ही लेना है, ठीक है, चौथे लेने की जरूरत नहीं है आपको। तो आप तीसरा क्या कर सकते हो? फाइनेंस। अब देखेंगे इसके अंदर भी डीप में क्या क्या दे रखा है। और चौथा है डेप्रिसिएशन। तो ये अगर आप नहीं भी याद रखोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, 3 चीजें इसमें याद रखना ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में आपको। तो ये 3 चीजें क्या है? पहला बोलिए, पहला जितने भी ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव का खर्चा होगा वो सारे हम लोग कॉपी कहां पे करेंगे? ऑफिस एंड, बोलिए ना एडमिनिस्ट्रेटिव में। जी हाँ, वेरी गुड। ऑफिस, बताइए आपके बिजनेस चल रहा था, आपने पीएनएल अकाउंट बना रखे, प्रॉफिट एंड लॉस, जिसमें आपका जितने भी ऑफिस का खर्चा है, जितने भी ऑफिस का खर्चा है डेबिट वाला, क्या हो सकता है? ऑफिस में क्या क्या खर्चा हो सकता है? एग्जांपल है मैनेजिंग डायरेक्टर रेम्युनरेशन। रेम्युनरेशन का मतलब बच्चे डायरेक्टर को सैलरी नहीं मिलता है, रेम्युनरेशन मिलता है डायरेक्टर को। जैसे लोग काम करते, पीपल काम करते ना कंपनी में, तो उसको सैलरी मिलता है, लेकिन डायरेक्टर लोग को वो सैलरी के बदले क्या बोलते हैं? अरे है तो पैसे ही, बट नाम चेंज है, रेम्युनरेशन। आपने कैसे पढ़े थे? वर्कर को वेजेस मिलता है बट पैसे ही मिलता है ना, बट नाम अलग अलग ना। वैसे डायरेक्टर को रेम्युनरेशन मिलता है, पैसे ही। सैलरी हो सकता है, एम्प्लॉय लोग को सैलरी देते होंगे, कंपनी का ऑडिट करवाता होगा तो ऑडिट फीस जाएगा, लीगल चार्ज जाएगा, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस जाएगा, पोस्टेज टेलीग्राम जाएगा, प्रिंटिंग स्टेशनरी, ऑफिस रेंट टैक्सेस, मिसलेनियस एक्सपेंसेस, सन्ड्री एक्सपेंसेस, जनरल एक्सपेंसेस, ट्रेड एक्सपेंसेस, कंप्यूटर्स रिपेयर्स, इंश्योरेंस, ये जितने भी है ये सब ऑफिस एंड एक्सपेंसेस, ऑफिस का खर्चा है। एडमिनिस्ट्रेटिव का मतलब क्या होता है भाई? ऑफिस का जो खर्चा है, जो पे, ऑफिस का जो एक्सपेंस है, समझ में आ रहा है ना, उसको हम लोग पूरा बोलते हैं ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड। फिलहाल आप यहाँ पे ओवरहेड नहीं यूज करोगे क्योंकि हम लोग फाइनेंस कर रहे, कॉस्टिंग नहीं है, तो ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव करोगे। ऑफिस का खर्चा मींस एडमिनिस्ट्रेशन, समझ में आ रहा है ना। तो जितने भी ऑफिस का एक्सपेंसेस दे रखा होगा वो सारे एक्सपेंसेस हम लोग ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव में ऐड करेंगे। तो बताइए ना, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस के अंदर छोटू या छोटू बी, छोटू सी और छोटू डी अगर ना भी लिखो तो चलेगा, बट छोटू सी तक करना है। बताइए छोटू सी तक क्या था? ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव, वेरी गुड। छोटू बी में क्या था? सेलिंग एक्सपेंसेस। एंड छोटू सी में क्या था? फाइनेंस एक्सपेंसेस। तो आ जाइए हम लोग सेलिंग एक्सपेंसेस का भी कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। देखिए एडवर्ट सेलिंग, एसएनडी, जो भी गुड्स को सेल करवाने के लिए मेरा खर्चा हो रखा होगा वो सारे आइटम सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन में जाएगा। जो भी हमारे गुड्स को सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन करवाने का जो खर्चा हो रखा होगा वो सारे कहां पे जाएगा? सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन में। जैसे एडवर्टाइजमेंट, पब्लिसिटी, पैकिंग एक्सपेंसेस, ट्रेड एक्सपेंसेस, एग्जीक्यूशन एक्सपेंसेस। बच्चे ये एग्जीक्यूशन एक्सपेंसेस का मतलब क्या होता है? यस, सिंपल इसका मीनिंग है, अगर आप देखिए, अगर आप ना ब्यूटी पार्लर खोल रहे हो, बताइए अगर कोई बच्चा बोरीवली में ब्यूटी पार्लर खोल रहा है, ब्यूटी पार्लर,
बच्चा मतलब बच्ची खोलते हैं ज्यादातर है ना, ऐसे कोई जरूरी नहीं है, ठीक है, बट ओपन कर रहे हैं। अब इसके ब्यूटी पार्लर का जो शॉप ये ओपन किए, इसके शॉप के बारे में कोई जानता है? हाँ जानता है। जो बच्चा ब्यूटी पार्लर खोल रहा है उसके घर वाले जानते होंगे, जो खोल रहा है वो भी जानते होंगे। तीसरा पर्सन कोई जानता है क्या? हाँ, उसके लोकेशन में जहां पे जिस दुकान पे खुलते होंगे उस एरिया के दो चार लोग देखे रहेंगे, जानते रहेंगे। और जानता है क्या? नहीं। शॉप खोल रहा है, ब्यूटी पार्लर खोल रहा है, जितने लोग जानेंगे तभी तो आएंगे उसके दुकान पे। तो ये क्या बोल रही है? ये बच्ची जो बिजनेस कर रही है ब्यूटी पार्लर का, ये बोल रही है मुझे दीपिका पादुकोण को लेके आना है या कोई एक्ट्रेस को लेके आना है, समझ में आ रहे हो ना? और उसको बोल रहा है आप आइए मेरे शॉप का उद्घाटन कीजिए, मेरे शॉप का। अब बताइए, दुकान में दीपिका पादुकोण को लेके आ रही है, लोग फैल जाएंगे, आवाज चले जाएंगे, एक जगह से दूसरे जगह फैल जाएंगे बात, अरे एक दुकान ओपन हुआ है ब्यूटी पार्लर, दीपिका आ रही है, दीपिका आ रही है, समझ रहा है ना? तो अब उसके दुकान देखने नहीं जाएंगे लोग, दीपिका को देखने के लिए आ जाएंगे, दीपिका को देखने के लिए आएंगे। अब जब दीपिका को देखेंगे तो इसके दुकान का भी एडवर्टाइजमेंट हो जाएगा और इसकी दुकान का नाम हो जाएगा। तो बताइए, बच्ची जो शॉप ये खोली थी, ओपन की थी, दीपिका को बुलाई थी, दीपिका को पेमेंट देगी, फोकट का थोड़ी ना आएगी। तो ये जो पैसे खर्चा किए ना, इस एक्सपेंसेस को, इस ट्रांजेक्शन्स को बोलते हैं एग्जीक्यूशन एक्सपेंसेस। बच्चे समझ में आया ना? देखिए ना, हम लोग को आपको आपके मॉम डैड अगर कंपनी में काम करते रहेंगे, ऑफिस में काम करते रहेंगे तो सैलरी मिलता है, हालांकि पैसे ही मिलता है। डायरेक्टर करते तो उसको रेम्युनरेशन मिलता है। वैसे हमने अगर इस चीज के ऊपर, हमने एग्जीक्यूशन एक्सपेंसेस के ऊपर खर्चा किया, हमने ये इसको पैसे दिया, दीपिका को पैसा दिया ये एडवर्टाइजमेंट करवाने के लिए, तो हम लोग इस पैसे को, खर्चे को क्या बोलेंगे? एग्जीक्यूशन एक्सपेंसेस है मेरा, ठीक है। नेक्स्ट हो सकता है शोरूम एक्सपेंसेस, शॉप रेंट, वेयर हाउस रेंट, कैरियज आउटवर्ड। फ्रेंड्स, कैरियज आउटवर्ड, जी हाँ बरोबर सुने। कुछ बच्चे सर ट्रेडिंग का आइटम है, नहीं नहीं नहीं, ट्रेडिंग नहीं है, इनवर्ड होता है, ट्रेडिंग का आउटवर्ड है। कैरियज आउटवर्ड है तो ट्रेडिंग थोड़ी ना हुआ, पीएनएल डेबिट है ना। यस, आउटवर्ड का मतलब बेचने का खर्चा, गुड्स बन गया होगा बेचने का खर्चा, लाने का रॉ मटेरियल इनवर्ड। यस, वेरी गुड, एक्सेलेंट। नेक्स्ट है उसके बाद ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस, सेल्समैन सैलरी, कमीशन, ये इतने भी एक्सपेंसेस का मैंने एग्जांपल ले रखा, ये सारे ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव का खर्चा है, ये सारे ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव का खर्चा है। यस, ये सारे किसका खर्चा है? ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव का। चलिए अब तीसरा हम लोग देख लेते हैं, तीसरा एक्सपेंसेस फाइनेंस का। तीसरा क्या है? फाइनेंस एक्सपेंसेस, जिसमें पहला क्या आएगा बोलिए? बैड डेब्ट्स, डिस्काउंट अलाउड, बैंक चार्ज। ये सब अगर एक्सपेंसेस अगर आपके बुक में दे रखा है तो आप इसको बोलोगे फाइनेंस। और अगर चौथा रहा तो डेप्रिसिएशन है, डेप्रिसिएशन हम सम्स के अंदर कवर करेंगे, ठीक है। ये क्या है? डेप्रिसिएशन, इसको अलग से नहीं लिखिए, ये चौथा अलग से मत लिखिए, तीन ही आप याद कीजिए, ये सम्स के अंदर कवर करेंगे हम लोग। सही टाइम आए तो सही चीज बताऊं तो आपको दिमाग में भी जाए, है ना। तो अब बताइए, हम लोग ग्रॉस प्रॉफिट से, देखिए ना, ग्रॉस प्रॉफिट से लेस करते थे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को। ये देखिए, ग्रॉस प्रॉफिट से लेस किए, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कौन है? बापू। और ये ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव कौन है? उसके सन। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कौन है? सन। फाइनेंस एक्सपेंसेस कौन है? सन। और देखिए, पहले ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कौन? बापू, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव सन, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन सन, फाइनेंस सन। और ये सब एग्जांपल क्या है? सनासन। तो ये सनासन क्या बोलेगा? पहले दादू आया ऑपरेटिंग एक्सपेंस, फिर बापू आया, फिर हम लोग आए। समझ में आ रहा है ना? यह ऐसा आप याद कीजिए, कैसे भी करके याद रखना है। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस के अंदर बोलिए ना, दादू, बापू, सन, सन से सनासन भी हो सकता है। यस, अब याद कीजिए, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस के अंदर तीन छोटू ही आएगा, छोटू या छोटू भी, छोटू से छोटू डी में कट करवाया, सम्स के अंदर करवाऊंगा। वेरी गुड, सारे बच्चे को ये पॉइंटेड याद हो गया। ग्रॉस प्रॉफिट में से लेस कर देंगे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को, तो जो मिलेगा उसको हम लोग बोलेंगे, जो मिलेगा अमाउंट, जो मिलेगा, जो रुपया मिलेगा ना, जो रुपया मिलेगा उसको हम लोग बोलेंगे नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट इंटरेस्ट। नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट इंटरेस्ट, उसमें से लेस करेंगे बच्चे इंटरेस्ट कॉस्ट। अगर ये क्वेश्चन में आपका दे रखा होगा तो ये सब आइटम को माइनस करेंगे, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन लोन,
मैंने कर्जे पे लोन ले रखा है तो उसके ब्याज भरना पड़ेगा, मुझे इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। डिबेंचर से मैंने पैसा ले रखा है तो उसका इंटरेस्ट भरना पड़ेगा। बॉन्ड से मैंने ले रखा है तो उसका भी इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। फिक्स डिपॉजिट मैंने ले रखा है तो उसका भी इंटरेस्ट मुझे पे करना पड़ेगा। तो ये सब मेरा एक्सपेंसेस है, ये सब मेरा बिजनेस के लिए, मैंने बिजनेस को चलाने, स्टार्टअप बिजनेस को बढ़ाने के लिए ये सब खर्चा किया हूं, इसको बोलते हैं इंटरेस्ट कॉस्ट। तो सर ऊपर क्या था, ये भी तो बिजनेस को, हाँ ये बिजनेस सब कुछ चल रहा था, ये बिजनेस को केवल ये जो खर्चा हम लोग तीन किए ना, ऑफिस, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन और तीसरा फाइनेंस, ये सब खर्चा बिजनेस को कंटिन्यू रखने के लिए चल रहा था, बिजनेस चला चलाया, बिजनेस को कंटिन्यू रखने के लिए सब खर्चा हो रहा है। बट इंटरेस्ट कॉस्ट बिजनेस को बढ़ाने या बिजनेस को स्टार्टअप करने के लिए खर्चा होगा, ठीक है ना। तो लेस करेंगे इंटरेस्ट कॉस्ट, तो आएगा क्या, नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट में लेस करेंगे इंटरेस्ट कॉस्ट, तो मिलेगा क्या, नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट। जो चीज पहले बिफोर हुआ करता था अब वो क्या हो जाएगा, आफ्टर। वेरी गुड। अब उसके बाद अगेन ऐड करेंगे बच्चे, याद कीजिए पीएनएल अकाउंट के क्रेडिट साइड पे कुछ आइटम जो इनकम होता था, जैसे इंटरेस्ट रिसीव, कमीशन रिसीव, डिविडेंड रिसीव, डैमेज रिसीव, प्रॉफिट एंड सेल ऑफ असेट, कुछ ऐसे कुछ इनकम। तो सारे इनकम को हम लोग नॉन ऑपरेटिंग इनकम में ऐड करेंगे। ऑपरेटिंग एक्सपेंस का मतलब बिजनेस को कंटिन्यू, बिजनेस को चलाने, चल रहा है बिजनेस को, उसको कंटिन्यू संभालने के लिए मैनेज करने का खर्चा। नॉन ऑपरेटिंग का मतलब इनकम, बिजनेस जो चल रहा है उसमें कुछ कुछ इनकम आ रहा है, ये सारे आइटम हम लोग नॉन ऑपरेटिंग इनकम में ऐड कर देंगे। जैसे इनकम देख लीजिए कुछ एग्जांपल, इंटरेस्ट रिसीव, रेंट रिसीव, कमीशन रिसीव, बैड डेब्ट रिसीव, शेयर ट्रांसफर रिसीव, शेयर ट्रांसफर फीस, डिविडेंड रिसीव, डिबेंचर रिसीव, पेनल्टी रिसीव, प्रॉफिट शेयर ऑन असेट, प्रॉफिट शेयर ऑफ इन्वेस्टमेंट, रॉयल्टी रिसीव। कोई भी बच्चे को अगर कोई भी पॉइंट में डाउट है तो आप कमेंट कीजिए, आंसर रिप्लाई तुरंत चला जाएगा फ्रेंड्स। आप कमेंट कीजिए कोई भी अगर कुछ भी डाउट है तो। चलिए नेक्स्ट, उसके बाद हम लोग लेस करेंगे ये नॉन ऑपरेटिंग इनकम। सिंपल है ना, इनकम अगर कोई भी चीज आपको दिख गया ना क्वेश्चन पे, रिसिप्ट हो रहा है ना, तो सीधा इनकम का एक ही इफेक्ट है, नॉन ऑपरेटिंग इनकम, वहां पे आके आप ऐड कर दीजिएगा। एक लास्ट आइटम है बच्चे, लेस करेंगे नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस क्या, ऐसे एक्सपेंसेस जो हम चाहते नहीं है कि हमारे बिजनेस के अंदर हो, हम कतई नहीं चाहते कि हमारे बिजनेस के अंदर वो खर्चा हो, लेकिन फिर भी वो बिजनेस के अंदर खर्चा हो जाता है फ्रेंड्स, उसको बोलते हैं नॉन ऑपरेटिंग। बता अब बोलोगे सर हम अगर चाहते ही नहीं खर्चा करना तो कैसे हो जाएगा, बताइए। आप बिजनेस के अंदर जो असेट है आपके पास पड़ा, वो कभी कम दाम में बेचना चाहोगे, नहीं, बट कम दाम में भी बिकता है। किस्मत ने चाहा तो ज्यादा में बिका, नहीं चाहा तो कम में भी बिकेगा। कुदरत ने चाहा तो प्रॉफिट कमाओगे उसको बेच के, नहीं चाहा तो लॉस भी कमाओगे। तो अगर वो कम दामों में बेच गया तो लॉस नहीं हुआ, जो असेट आपका ज्यादा था वो रेट कम में बिका, आपकी जो इन्वेस्टमेंट ज्यादा था वो सेल किए लेकिन वो कम दामों में बिका जिसके कारण लॉस हो गया। हो सकता है खुदा ना चाहा ऐसा, लेकिन आपके फैक्ट्री में आग लग गया, ना चाहा फिर भी लग गया, फायर हो गया, आपके बिजनेस लॉस में चले जाएंगे। उस आग के फायर के कारण लॉस तो हुआ ना। तो ये सब खर्चा को हम लोग नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में करेंगे। ऑपरेटिंग का मतलब, ऑपरेटिंग देखिए ना स्पेलिंग से मालूम चले, ऑपरेटिंग का मतलब बिजनेस चलाने के लिए खर्चा। नॉन ऑपरेटिंग का मतलब ये खर्चा नहीं भी रहेगा तो भी बिजनेस चलेगा, लेकिन हो जाता है, अचानक हो जाता है। ऑपरेटिंग मतलब ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस मालूम है ये सब होने वाला है खर्चा, पहले से पता है ये सब होगा खर्चा बिजनेस को चलाएंगे तो। नॉन ऑपरेटिंग का मतलब ये पता नहीं है कि होगा कि नहीं होगा। नॉन ऑपरेटिंग में हम लोग मान के चलते नहीं होगा, लेकिन हो गया तो डोनेशन को चंदा मांगने आगे आप दे दिए, चैरिटी किसी को दे दिए, डैमेज हो गया, पेनल्टी हो गया, ये सब पेड आपने कर रहे हो, तो ये सब एक्सपेंसेस अचानक हुआ, ये आप नहीं चाहते थे कि आपके बिजनेस में हो, और ये सब खर्चा होने से थोड़ी ना आपका बिजनेस बढ़ जाएगा, तो लॉस हो जाएगा। इसलिए हम लोग बोलते हैं नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। क्या बोलते हैं, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। तो आइए हम लोग ऐड नॉन ऑपरेटिंग इनकम किए थे, अब लेस करेंगे नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, तो मिलेगा क्या, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। जी हाँ, इसकी फॉर्मेट खत्म होने वाली है, क्या मिलेगा, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। अब बच्चे आप नेट प्रॉफिट जितना भी रुपया कमाए, सपोज आप नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एग्जांपल 60 लाख आ रहा है, 60 लाख, बता आपने गुड्स को जो बिजनेस कर रहे थे उसकी एक्सपेंसेस
कट उठ करके या नहीं भी कट करके 60 लाख रुपया नेट प्रॉफिट हो रहा है, कट करके ही हुआ, नहीं भी कट करके कैसे, इनकम को भी ऐड कर रहा हूं और जो एक्सपेंसेस हुआ वो तो माइनस करते जा ही रहा हूं ना हमने। तो ये जो 60 लाख रुपया मेरे को आया नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, ये मेरा क्या है, ये मेरा क्या है 60 लैक्स, ये मेरा 60 लाख क्या फ्रेंड्स, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स मेरा इनकम है। लेकिन एग्जैक्ट इनकम है क्या, नेट का मतलब सर एग्जैक्ट होता है ना, हाँ लेकिन पूरा पूरा पैसे नहीं आएगा, 60 कमाए ना। जिस पावन भूमि पे आप बिजनेस कर रहे हो ना, उस पावन भूमि को भी तो ख्याल रखिए। अब 60 लाख जैसे आ जाएंगे ना गवर्नमेंट आपके पास तुरंत आ जाएंगे, बोलेंगे देविया जी 60 लाख कमाए हो क्या, दिव्या बोल रही है हाँ सर कमाया हूं 60 लाख, मेहनत की थी, बिजनेस किया, रिस्क लिया, जिगरे में रिस्क था, दम था, तो ही तो 60 कमाया। ठीक है ना, आप कमाए, हम थोड़ी ना बोल रहे आप कमाइए सुखी शांति से और बढ़ाइए बिजनेस, हमें बहुत खुशी हो रही है, लेकिन हमारे को भी दीजिए। काय को, देवा बोल रही है काय को, काय को क्या, अब जिस पावन भूमि पे बिजनेस कर रहे हो क्या उस पावन भूमि पे हक नहीं बनता आपको देने का, मतलब आप जहां पे कर रहे हो, आप जहां पे कर रहे हो आपको देखिए सब चीज फैसिलिटी ये सब दे रहा हूं, आप गवर्नमेंट को तो देना पड़ेगा, टैक्स के रूप में देना पड़ेगा। तो बोले ओके सर फाइन ठीक है हम दे देते। तो अगर इनकम टैक्स जो भी लगेगा, एग्जांपल बोल रहा बच्चे 60 लाख के ऊपर बोल दिया 10% गवर्नमेंट, तो 10% देना पड़ेगा, हम एग्जांपल बोल रहा हूं 10%, हम 10% एग्जांपल बोल रहा हूं आपको, ठीक है। तो 60 लाख का 10% कितना होगा, जो भी रुपया आएगा 6 लाख, तो 6 लाख रुपया इनकम टैक्स को हम लोग पे कर देंगे। 60 लाख के ऊपर 10% आ रहा है 6 लाख, राइट। तो 6 लाख आ रहा है ना, कर लीजिए कैलसी से, एक जीरो हटा दीजिए, ये देखिए ना कैसे करते हो, 6 लाख बचपन में ऐसे आप किए रहेंगे, इंटू 10%, परसेंट हट जाएगा फ्रेंड, तो नीचे 100 हो जाएगा, एक जीरो कट जाएगा, इधर एक जीरो कट जाएगा, कितना बचा 60,000 बच रहा है, सॉरी 6 लाख, अच्छा मैंने 60 लाख का मैंने 6 लाख निकाला, एक जीरो और आ जाएगा, ओके 60 लाख, तो एक जीरो और हो जाएगा, तो 60 लाख, अब एक जीरो कट गया, देखिए कितना आ रहा है 6 लाख ही आ रहा है, वेरी गुड। तो अब 60 लाख में से 6 लाख रुपया आप क्या कीजिएगा, 6 लाख को माइनस कीजिएगा, तो कितना रुपया आ जाएगा 54 लाख, और ये 54 लाख को क्या बोलेंगे, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 54 लाख का, समझ में आ रहा है ना। अब सर इसके बाद आपके सिलेबस में नहीं है, तो आपको ये यहां से लेके यहां तक नहीं करना है, केवल यहीं तक करना है, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स तक, यही है रेवेन्यू स्टेटमेंट का फॉर्मेट, बहुत ही इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये फॉर्मेट आएगा ना तो मैं एक और आपको कॉन्फिडेंट बताता हूं, एक रेशियो एनालिसिस का चैप्टर है आपको, अगला चैप्टर, वहां पे फॉर्मूला है पूरा, तो फॉर्मूला को कैसे बनाओगे उसका 50% यही एनालिसिस देगा आपको, 50% फॉर्मूला यही बना के देगा आपको, अलग से नहीं पढ़ना पड़ेगा, बस कैसे उसको बनाना है वो हम है ना आपके लिए, हम बताएंगे आपको, ऑटोमेटिक आ जाएगा, फिर से रट्टा उल्टा नहीं करना, बाकी जगह पे आप देखोगे ना ये रट्टा करो वो रट्टा करो, वैसे कुछ नहीं करना बाकी बच्चे के जैसे आपको। तो अब देखिए कितना इंपॉर्टेंट है, अगर ये टॉपिक कर रहे हो तो एक और चैप्टर आपको आ रहा है फ्रेंड्स, वेटेज देखिए चैप्टर का, अगर 2 भी करके जा रहे हो ना तो पास क्या 60% से ऊपर भी आ जाएंगे मार्क्स आपको, ये 2 चैप्टर करके जा रहे हो तो समझ में आ रहा है। एक तो मैंने थियरी तो करवा ही रखा है, इंट्रोडक्शन टू मैनेजमेंट अकाउंटिंग, तो 3 हो गए ऐसे, चलिए ऐसे तो 2 ही। तो अब ये फॉर्मेट आप कर लीजिएगा, ठीक है, फॉर्मेट कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैंने पहला फॉर्मेट करवा रखा है, बताइए कौन सा फॉर्मेट करवा रखा है, बच्चे बोल रहे हैं सर आप अगर फिर से रिवीजन करना है ना फ्रेंड्स, तो आप ऊपर से जाइएगा एक बार रिवाइज कर लीजिएगा फिर से, ठीक है, पॉज करके वीडियो का पीछे बैक करके फिर से रिवाइज कर लीजिएगा। तो मेरा रेवेन्यू स्टेटमेंट हो गया, लेकिन फिर भी हम अपने बच्चे को डिटेल ये बताए, अब इसकी मैं समरी कैसे आपको याद रखना है, ये समरी भी मैंने दे रखा है, ये देखिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप पढ़ लीजिएगा अगर टाइम मिला तो, नहीं मिला तो कोई बात नहीं, हम सम्स के अंदर वो कवर करेंगे। देखिए हम अपने बच्चे को देखते हुए मैंने इसके कुछ समरी इंपॉर्टेंट पॉइंट भी दे रखा है, मेन हेडिंग, जिसको आपको एग्जाम में यही मेन हेडिंग आपको पढ़ना है, एग्जाम में यही मेन हेडिंग आपको अच्छे से करके जाना है। इसके अंदर अभी जो हम लोग ऊपर पढ़े ना, डिटेल पढ़े रेवेन्यू स्टेटमेंट का, रेवेन्यू स्टेटमेंट डिटेल पढ़े, अब इसकी मेन हेडिंग पढ़ रहे। तो पहला क्या था बोलिए, पहला क्या था, अभी आपको भी बोलना है, अब देख रहे हो ना लेक्चर, आप जहां पे भी देख रहे हो, D2H पे देख रहे हो, फेसबुक पे देख रहे हो, यूट्यूब पे देख रहे हो, आप जो भी आप पढ़े हो मेरे साथ साथ रिपीट कीजिए, चले कीजिए। बोलिए पहला क्या था, सेल्स, देखिए वही सेल्स है, सेल्स के अंदर क्या कैश क्रेडिट, ये डिटेल में हम लोग ऊपर पढ़े ना, तो डिटेल नहीं, ये शॉर्ट में ऐसे ही याद रखना है, कैश क्रेडिट तो आ ही जाएगा आपको ना, बेसिक्स ना,
सेल्स, उसके अंदर लेस करेंगे कॉस्ट ऑफ सेल्स, तो मिलेगा क्या, ग्रॉस प्रॉफिट, लेस करेंगे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, मिलेगा क्या, नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट कॉस्ट, पे इंटरेस्ट कॉस्ट को माइनस करेंगे, मिलेगा क्या, नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट, ऐड करेंगे नॉन ऑपरेटिंग इनकम, उसके बाद लेस करेंगे नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस जो हम लोग चाहते नहीं है फिर भी ऐसे खर्चे हो जाता है, फिर मिलेगा क्या, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। हाँ, पावन भूमि पे रख रहे हैं तो गवर्नमेंट को टैक्स देना पड़ेगा, तो लेस करेंगे इनकम टैक्स, फिर मिलेगा क्या, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। यही आपका फॉर्मेट फ्रेंड्स। तो आपका मैंने रेवेन्यू स्टेटमेंट का फॉर्मेट, ये आप एक बार पढ़ लीजिएगा गो थ्रू अच्छे से करके, ठीक है, अच्छे से करके आप पढ़ लीजिएगा। अब मैं आपको बैलेंस शीट फॉर्मेट करवा रहा हूं, यस यस अभी करवा रहा हूं बैलेंस शीट। ये चैप्टर का 60% आज ही खत्म कर लोगे पढ़ के, 40% जो हम लोग कवर करेंगे वो किसके अंदर कवर करेंगे, सम्स के अंदर, 60% यहीं पे आ जाएगा। सही में बोल रहा हूं मैं, सम्स करेंगे तो आपको एकदम कुछ लगेगा नहीं, लगेगा बहुत चिंदे कर रहा हूं, बट 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 आ जाएगा आपको। यस फ्रेंड्स, चले फॉर्मेट लेकिन पहले कर लीजिएगा आप अच्छे से। चलिए आ जाइए, बैलेंस शीट फॉर्मेट कर रहा हूं, तो अगेन यहाँ पे वर्टिकल बैलेंस शीट हम लोग करेंगे जो हमने 12th में कर रखे थे। ये देखिए 12th में कर रखे थे, याद कीजिए, ऐसा कर रखे थे ना, इधर लिखते थे लायबिलिटी रुपीस लिखते थे, इधर असेट, और इधर फिर से रुपीस लिखते थे अमाउंट। तो ये लायबिलिटी को अभी अभी ना ऊपर वाले में हम लोग कैसे घुमाए थे, डेबिट को ऊपर क्रेडिट नीचे, ऐसा हो गया था ना। अब इसको अपोजिट घुमाइएगा बैलेंस शीट को, लायबिलिटी ऊपर हो जाएगा, असेट नीचे हो जाएगा। ये लायबिलिटी ऊपर चला जाएगा तो असेट नीचे हो जाएगा, ठीक है। तो लायबिलिटी का मतलब कर्जा, ओके। तो कर्जा हम लिख रहे हैं बच्चे, कर्जे मतलब सोर्सेस ऑफ फंड। अब यहाँ पे हम लायबिलिटी कैपिटल ये सब यूज नहीं करेंगे, ये कंपनी का लेवल पे चल रहा है फ्रेंड्स। तो कंपनी में क्या होता है, एक थोड़ी ना प्रोपराइटर, एक थोड़ी ना पार्टनर होते हैं, शेयर होल्डर भी ऑनर होता है कंपनी का, सारे शेयर होल्डर भी ऑनर होते हैं कंपनी का। शेयर होल्डर को ही तो बोलते हैं, शेयर होल्डर किसको बोलते हैं, शेयर होल्डर ऑफ द कंपनी ऑफ ऑनर। तो सोर्सेस ऑफ फंड में देखिए नंबर 1, रोमन नंबर 1 हम लोग याद करेंगे, प्रोपराइटर्स फंड आल्सो कॉल्ड ओनर्स फंड। प्रोपराइटर्स फंड को भी हम लोग क्या बोल सकते हैं, ओनर्स फंड। अब प्रोपराइटर्स का मतलब जो कंपनी चल रहा है उसका ओनर कौन है, तो दो ही हो सकता है, शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल में दो शेयर कैपिटल आते हैं, बोलिए ना, दो शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल और दूसरा इक्विटी शेयर कैपिटल, एक्सेलेंट। तो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल। अब अगर बच्चे कुछ रिटर्न हो रखा होगा कॉल्स इन अरियर तो इसको माइनस करेंगे, ठीक है, बट ये जाने दीजिए, सम्स के अंदर हो जाएगा कवर। फिलहाल यहाँ पे बताइए शेयर कैपिटल के अंदर दो आएगा, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल और इक्विटी शेयर कैपिटल। तो प्रोपराइटर्स फंड में रोमन नंबर 1 मतलब सोर्सेस, कैपिटल ए में क्या लिखेंगे, सोर्सेस ऑफ फंड। रोमन नंबर 1 में क्या आएगा, प्रोपराइटर्स फंड आल्सो कॉल्ड ओनर्स फंड, और उसके अंदर छोटू ए में क्या आएगा, शेयर्स कैपिटल। शेयर्स कैपिटल के अंदर प्रेफरेंस शेयर, इक्विटी शेयर। जैसे देखिए बच्चे ये कौन है, सोर्सेस ऑफ फंड दादू, प्रोपराइटर्स ऑफ फंड बापू, शेयर्स कैपिटल सन, प्रेफरेंस शेयर इक्विटी शेयर सनासन। तो पहले आया दादू, फिर कौन आया बापू, फिर सन, सन से सनासन। यस है ना, यस एक्सीलेंट, वेरी गुड वेरी गुड। ऐसे दोहराइए आप लोग भी, रिपीट कीजिए तभी तो आएगा। अब जितने रिपीट करोगे, जितने सुनोगे, उतने अच्छे से आपको आएगा। नेक्स्ट उसके बाद हम लोग बी पार्ट में करेंगे रिजर्व एंड सरप्लस। अब रिजर्व एंड सरप्लस में क्या क्या आइटम हो सकते हैं बच्चे, तो सिक्योरिटी प्रीमियम, जनरल रिजर्व, प्रॉफिट लॉस हो सकते हैं, प्रॉफिट पेयर टू इनकॉर्पोरेशन, बिजनेस को स्टार्टअप करने के लिए पहला कुछ छोटा मोटा खर्चे होते हैं वो उसको हम लोग ले लेंगे। कैपिटल रिजर्व हो सकता है, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व, कैपिटल सब्सिडी, डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व, डेबिट एंड इक्विलाइजेशन रिजर्व। ये सारे नाम में किसी को भी कोई नाम में डाउट है तो मुझे आप तुरंत कमेंट करके पूछ लीजिएगा, यस तुरंत कमेंट नीचे करके पूछ लीजिएगा फ्रेंड्स। उसके बाद हम लोग बच्चे रिजर्व एंड सरप्लस में मिसलेनियस एक्सपेंसेस को माइनस करेंगे। इसके अंदर क्या हो सकता है, प्राइमरी एक्सपेंसेस राइट ऑफ, अंडर राइटिंग कमीशन, एक्सपेंसेस इशू शेयर, एक्सपेंसेस इशू ऑफ डिबेंचर, डिस्काउंट इशू ऑफ डिबेंचर्स और दोष एक्स। ये जितने भी मिसलेनियस एक्सपेंसेस है इसको सारे हम लोग रिजर्व एंड सरप्लस से माइनस करेंगे। सारे मतलब क्वेश्चंस में सब थोड़ी ना दे रखा होगा, क्वेश्चन में का दो आइटम दे रखा होगा। क्वेश्चन में देखा कैपिटल रिजर्व, हाँ आपको क्लिक करना है, ये कैपिटल रिजर्व रिजर्व एंड सरप्लस में जाएगा। क्वेश्चन में दे रखा होगा डेबिट एंड इक्विलाइजेशन रिजर्व, आपको क्लिक करना है, ये रिजर्व एंड सरप्लस में जाएगा। क्वेश्चन में दे रखा होगा एक्सपेंसेस इशू ऑफ शेयर, आपको क्लिक करना है, रिजर्व एंड सरप्लस से माइनस करेंगे। क्वेश्चन में दे रखा होगा डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर, आपको क्लिक करना है, रिजर्व एंड सरप्लस से माइनस करेंगे। क्वेश्चन में दे रखा होगा प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, आपको क्लिक करना है, ये शेयर होल्डर्स फंड में जाएगा, मींस प्रोपराइटर्स फंड में जाएगा, शेयर्स कैपिटल में जाएगा।
यस वेरी गुड। उसके बाद बच्चे रोमन नंबर 1 हो गया, रोमन नंबर 2 आएगा बोरोड फंड, जिसको हम लोग बोलते हैं लोन फंड। बोरोड फंड को हम लोग बोल सकते हैं आल्सो कॉल्ड लोन फंड। उसके अंदर दो ही आएगा बच्चे, छोटू है छोटू भी, सिक्योर लोन अनसिक्योर लोन। एग्जांपल क्या हो सकता है सिक्योर लोन का? बैंक लोन, डिबेंचर्स, बॉन्ड। अनसिक्योर लोन में पब्लिक फिक्स्ड डिपॉजिट, लोन फ्रॉम डायरेक्टर्स, ये अनसिक्योर है फ्रेंड्स। ठीक है, अब आ जाइए नेक्स्ट। नेक्स्ट लायबिलिटी वाले सारे आइटम हम लोग कवर कर लिए। यस लायबिलिटी वाले सारे आइटम कवर कर लिए। सोर्सेज ऑफ फंड मतलब लायबिलिटी से स्टार्ट हो रहा है, बट लायबिलिटी बोलना नहीं, आपको समझा रहा हूं मैं। जी हाँ फ्रेंड्स, जी हाँ। चलिए, तो सोर्सेज ऑफ फंड के अंदर बोले ना, पहला कैपिटल ए में सोर्सेज ऑफ फंड, रोमन नंबर 1 बोलिए बोलिए, वेरी गुड, प्रोप्राइटर्स फंड। उसके अंदर शेयर्स कैपिटल, शेयर्स कैपिटल कितने टाइप हो? रिजर्व एंड नहीं प्रेफरेंस शेयर कैपिटल और इक्विटी, वेरी गुड। उसके बाद रोमन नंबर 2 छोटू भी में क्या था बोलिए? रिजर्व एंड सरप्लस। लेस क्या करते हैं? मिसलेनियस एक्सपेंसेस, वेरी गुड। रोमन नंबर 2 क्या आता है? बोरोड फंड। बोरोड फंड के कितने टाइप होते हैं? 2, सिक्योर अनसिक्योर। तो बच्चे अब रोमन नंबर 1 और रोमन नंबर 2 को अगर ऐड करूं तो जो मिलेगा उसको हम लोग बोलेंगे टोटल सोर्सेस ऑफ फंड। कैसे मिलेगा? कैपिटल ए रोमन नंबर 1 प्लस रोमन नंबर 2, ये सारे आइटम को प्लस कर देंगे, क्या मिल जाएगा? कैपिटल सोर्सेस ऑफ फंड। और बच्चे ये सोर्सेस ऑफ फंड का दूसरा नाम है कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड, सोर्सेस ऑफ फंड का दूसरा नाम है कैपिटल एम्प्लॉयड। ठीक है, आ जाइए अब हम लोग असेट साइड देखेंगे। लायबिलिटी में 2 ही रोमन था, आज की दिन आप कैसे याद रखोगे? लायबिलिटी सोर्सेस ऑफ फंड, उसके अंदर प्रोप्राइटर्स फंड, ओनर्स फंड। फिर उसके अंदर कितने रोमन थे? 2। पहला रोमन में क्या था? शेयर्स कैपिटल, उसके अंदर क्या था? रिजर्व एंड सरप्लस। दूसरा क्या था? पहला क्या था? शेयर्स कैपिटल के अंदर प्रेफरेंस इक्विटी, फिर उसके बाद रिजर्व एंड सरप्लस लेस मिसलेनियस। फिर रोमन नंबर 2 में बोरोड, सिक्योर अनसिक्योर, फिर टोटल एसओएफ सोर्सेस ऑफ फंड। कैसे मिलेगा? कैपिटल इक्वल टू रोमन नंबर 1 प्लस रोमन नंबर 2। ऐसे आंख मूंद के भी आपको बोलना है, अंदाजा में सोए रहोगे, नींद में बोलना है। ये आ रहा है घर वाले भी, ठीक है ना? घर वाले भी हैप्पी। अच्छा चलिए जाने दीजिए, कहाँ घर वाले को घसीट दे। आ जाइए फ्रेंड्स, अब बी पार्ट में हम एप्लीकेशन ऑफ फंड कर लेते। एप्लीकेशन ऑफ फंड का मतलब आप असेट पढ़ रखे थे ना, वो असेट की बात कर रहा हूँ। तो इसमें आ जाएगा पहला रोमन नंबर 1 में फिक्स असेट। फिक्स असेट 2 टाइप होंगे, टेंजिबल इंटेंजिबल। टेंजिबल समझ में आ रहा है ना? और इंटेंजिबल, वेरी गुड। तो गुडविल हो सकता है, अगर राइट ऑफ रहेगा तो लेस कर देंगे, पेटेंट्स रहेगा, राइट ऑफ रहेगा तो माइनस कर देंगे हम लोग। कॉपीराइट हो सकता है, ट्रेडमार्क हो सकता है, लैंड हो सकता है बच्चे, लाइव स्टॉक, कैपिटल, WIP, वर्क इन प्रोसेस, वर्क इन प्रोसेस। फर्नीचर हो सकता है, डेप्रिसिएशन रहेगा तो माइनस कर देंगे, बिल्डिंग इसकी भी डेप्रिसिएशन माइनस कर देंगे। फिर प्लांट एंड मशीनरी, रेलवे साइडिंग, ये सब की जो भी ये सब फिक्स एसेट है उसकी डेप्रिसिएशन रहेगा तो लेस कर देंगे। रोमन नंबर 2 में आएगा इन्वेस्टमेंट, और इन्वेस्टमेंट के अंदर फ्रेंड्स आएगा, इन्वेस्टमेंट के अंदर आएंगे आपके, इन्वेस्टमेंट के अंदर आपके आएंगे फ्रेंड्स, ये देखिए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट के अंदर आपको क्या आएगा? लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट के अंदर आपके क्या आएगा? लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। तो इन्वेस्टमेंट के अंदर बच्चे पहला लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, दूसरा ट्रेड इन्वेस्टमेंट, तीसरा नॉन मार्केटेबल इन्वेस्टमेंट, चौथा 3%। ये 3% तो नाम है दे रहेगा, ठीक है? तो गवर्नमेंट प्रोमिसरी नोट्स, गवर्नमेंट बॉन्ड्स, तो ये सब कुछ भी नाम आपके एग्जाम्पल दिखे। आपके ऐसे ना 2 ही रहेगा, एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, ट्रेड इन्वेस्टमेंट, और नॉन मार्केटेबल। अगर इतना रहा तो रहा, नहीं तो नॉर्मल एग्जाम में आपके क्वेश्चन में केवल इन्वेस्टमेंट दे रखा होगा, शॉर्ट टर्म की लॉन्ग टर्म ऐसे करके दे रखा होगा, ठीक है? तो आपके रोमन नंबर 2 में इन्वेस्टमेंट था। अब रोमन नंबर 3, इसमें टोटल 3 ही रोमन होंगे बैलेंस शीट पे। पहले रोमन में हम लोग बोले फिक्स एसेट, दूसरा इन्वेस्टमेंट, तीसरा रोमन में वर्किंग कैपिटल। बट वर्किंग कैपिटल निकालने के लिए फॉर्मूला बच्चे, करंट एसेट लेस करंट लायबिलिटी। जी हाँ, आपका रेशियो का भी फॉर्मूला भी बनते जा रहा है यहां से। तो करंट एसेट लेस करंट लायबिलिटी। करंट एसेट क्या है बच्चे? होल्डिंग पीरियड लेस देन 12 मंथ्स, जो 12 महीने से कम टाइम के लिए यूज होता है, वो मेरा करंट एसेट है। तो क्या हो जाएगा? स्टॉक डेटर लेस RDD, रिजर्व फॉर डाउटफुल डेब्ट रहा तो बिल रिसीवेबल, प्रीपेड, ये जितने भी आप एक बार पढ़ लीजिएगा सारे आइटम, ये सब सारे एक बार रीड कर लीजिएगा। कोई भी अगर कमेंट सेक्शन में डाउट हो तो कमेंट कीजिए, ठीक है ना? ये सब पढ़ लीजिएगा फ्रेंड्स, ये सब करंट एसेट। अब बता, इसके आगे तेरे को एग्जाम में इतने यही सब पॉइंट रहेगा। अगर इतना आ गया ना, कोई भी किधर से पूछे आप लिख लोगे, गारंटी है फ्रेंड्स,
गारंटी। अब उसके बाद हम लोग लेस करेंगे करंट लायबिलिटी। तो करंट लायबिलिटी का मतलब भी सेम, होल्डिंग पीरियड लेस देन 12 मंथ्स में जो आइटम आ रखे वो सब करंट लायबिलिटी है। क्रेडिटर, बिल्स पेबल, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, बैंक ओवरड्राफ्ट, प्रोविजन फॉर टैक्स, ये सब करंट लायबिलिटी बच्चे। तो वर्किंग कैपिटल कैसे मिलेगा, बोले ना, करंट एसेट लेस करंट लायबिलिटी। अब आ जाएंगे टोटल एओएफ। एओएफ मतलब एप्लीकेशन ऑफ फंड। कैसे मिलेगा, कैपिटल बी इक्वल टू रोमन 1 प्लस रोमन 2 प्लस रोमन 3। और एओएफ को बच्चे हम लोग बोल सकते हैं कैपिटल एम्प्लॉयड। क्या बोल सकते हैं, कैपिटल एम्प्लॉयड। एप्लीकेशन ऑफ फंड को हम लोग क्या बोल सकते हैं, कैपिटल एम्प्लॉयड। यस है ना, यस, वेरी गुड, एक्सेलेंट। तो ये हमारा बैलेंस शीट का फॉर्मेट भी हो गया बच्चे। अब देखिए ये जो ए वो एफ का जो रुपया आएगा यहाँ पे, वो सेम रुपया, ये असेट वाला टोटल असेट का रुपया, ये सेम रुपया लायबिलिटी में भी आना चाहिए। अगर सेम आ रहा है तो ही टैली होगा, अदरवाइज आप रॉन्ग करते रहेंगे फ्रेंड्स, ठीक है ना। तो जो लायबिलिटी में आ रखा है वही रुपया आपके यहाँ पे एसओएफ में भी सेम होना चाहिए, यहाँ पे भी सेम होना चाहिए। चलिए, तो ये आपका फॉर्मेट था जो हमने, बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मेट है फ्रेंड्स, जो मैंने आज कवर करवा दिया। ये दो फॉर्मेट आप अच्छे से कर लीजिएगा, अच्छे से कर लीजिएगा, मैं बोल रहा हूं फ्रेंड्स, अच्छे से। उसके बाद मैंने कुछ नोट्स भी दे रखा है, इंपॉर्टेंट नोट्स। ये देखिए इंपॉर्टेंट नोट्स मैंने कुछ लिखवा रखा है, ये आप घर पे पढ़ लीजिएगा। अच्छा, इसकी आप सर शॉर्ट फॉर्म नहीं दिए क्या, दिया हूं ना फ्रेंड्स, मेन हेडिंग दिया हूं ना, जैसे रेवेन्यू का दे रखा था, आपको याद रखना है। सोर्सेस ऑफ फंड में 2 रोमन, प्रोप्राइटर्स फंड, बोरोज फंड। एप्लीकेशन ऑफ फंड में 2 रोमन, फिक्स एसेट, इन्वेस्टमेंट, वर्किंग कैपिटल। ऐसे मैंने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको दे रखा है, नंबर 1 2 3 4 5 ऐसे करके, आपको 2 3 4 5 ऐसे करके, तो आप एक बार घर पे पढ़ लीजिएगा फ्रेंड्स। आज का लेक्चर हम यहीं पे एंड कर रहा हूं, अगले लेक्चर मिस मत कीजिएगा, इसके सम्स करेंगे। इसमें 3 टाइप करवाऊंगा, ट्रेंड एनालिसिस, पहला टाइप है ट्रेंड एनालिसिस, सारे वर्टिकल फॉर्म में होगा, फिर कॉम्परेटिव, कॉमन साइज, तीनों का फॉर्मेट वही रहेगा, बस करने का तरीका अलग अलग है, सीखेंगे। चलिए सीखेंगे। बाय बाय एवरीवन। अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा चैनल, तो अगले नोटिफिकेशन जैसे कुछ अपलोड हो जाएंगे आपके सिलेबस का, तुरंत आपको आ जाएंगे, सबसे पहले आप देखेंगे इस चैनल पे। यस फ्रेंड्स, चलिए बाय बाय एवरीवन, थैंक यू।